नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। और मैं हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूं एक और चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री के साथ। ये वाकया है 20 अक्टूबर 2021 का, 20 अक्टूबर 2021, और जगह है मध्य प्रदेश का ग्वालियर। ग्वालियर शहर में मुरैना रोड पर एक कॉलेज है जिसे IIIM के नाम से जानते हैं। कॉलेज का नाम है IIIM। इसी IIIM कॉलेज के पास 20 अक्टूबर 2021 को एक अजीब सा मंजर लोगों को दिखाई देता है, नजर आता है। लोग देखते हैं कि मुरैना रोड पर एक महिला की लाश कॉलेज से कुछ ही दूर पर रोड के ऊपर पड़ी हुई है। जब ये खबर लोगों के जरिए पुलिस को मिलती है तो फौरन ग्वालियर की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और मामले की छानबीन, मामले की जांच शुरू करती है। मगर लाश जिस तरह से यहां पर पड़ी हुई थी उसे देखकर पुलिस को यह लगता है कि यह मामला कम से कम एक्सीडेंट का तो नहीं है, क्योंकि लाश पर एक्सीडेंट से आमतौर पर जिस तरह के चोट लगते हैं उस तरह के कोई निशान नहीं थे। और जिस तरह से लाश को सड़क के बीचों बीच फेंक कर कोई गया था, उसे देखकर यह भी लग रहा था कि शायद इस महिला की मौत कहीं और हुई है और लाश यहां पर लाकर फेंकी गई है। तो ये सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इस मामले को रहस्यमयी बना रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने फौरन उस डेड बॉडी को रिकवर किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई बहुत कंक्रीट जानकारी उस लाश के सिलसिले में पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में नहीं मिल पाई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और साथ ही जो आसपास के इलाके में CCTV कैमरे लगे हैं उसकी फुटेज पुलिस ने निकालने का फैसला किया, ताकि ये पता चल सके कि लाश को एग्जैक्टली किस वक्त वहाँ पर गिराया गया और किसने फेंका, कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। ये सारी चीज़ें पुलिस देखना चाह रही थी। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई और जैसा कि आप जानते हैं पुलिस को पहले से ही शक था कि ये मामला जो है एक्सीडेंट का नहीं है, तो पोस्टमार्टम में भी बिल्कुल वही बात निकली। पोस्टमार्टम में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर का है, क्योंकि जिस महिला की लाश मिली थी उसके गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क थे, यानी गला घोंटे जाने के निशान मौजूद थे। यानी सीधा सीधा ये मामला कत्ल का था और जिस तरह से लाश बीच सड़क पर पड़ी हुई मिली थी, एक ब्लाइंड मर्डर का ये मामला था। पुलिस को अब इस केस को सॉल्व करना था और जो पहली शर्त थी वो थी मरने वाली महिला की पहचान पता करना। पुलिस ने अपने मुखबिरों से पूछताछ करने की शुरुआत की, जो ग्वालियर में पुराने क्रिमिनल हैं, कत्ल और इस तरह के संगीन मामलों में जो शामिल रहे हैं उनको पुलिस ने, जो बाहर थे उनको इंटरसेप्ट किया। जो कुछ जेल में थे उनसे पुलिस ने पता लगाने की शुरुआत की और पुलिस ये जानना चाह रही थी कि आखिर ये महिला कौन है और इसका कत्ल किसने किया। तो पुलिस की कोशिश जो है वो रंग लाई और कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस को मरने वाली महिला की पहचान पता चल गई। इस महिला का नाम तो फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, और क्यों नहीं बताऊंगा ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन कहानी जब आगे बढ़ी तो क्या हुआ, आइए अब आपको वो बताता हूं। जब महिला की पहचान पता चल गई तो पुलिस ने फिर उसके पति के बारे में पता किया और ये पुलिस को जानकारी मिली कि इस महिला का अपने पति से कई साल पहले तलाक हो चुका है और तलाक होने के पीछे पति ने जो वजह बताई थी और अब भी जो वो पुलिस को बता रहा था वो वजह ये थी कि ये महिला बिल्कुल आज़ाद ख्याल की थी। कहने का मतलब ये कि वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहती थी, कभी भी घर से निकलती थी, कभी भी घर आ जाती थी, किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, खुद उसके पति को पता नहीं चल पाता था। तो ऐसे में पति के साथ फिर उसकी निभनी मुश्किल थी और उस महिला ने अपने पति से तलाक ले लिया था। अभी हाल के कुछ महीनों से ये महिला जो है एक ऑटो ड्राइवर के साथ लिव इन में ग्वालियर शहर में ही रह रही थी और वो रह रही थी हजीरा नाम की एक जगह पर। तो पुलिस ने फिर उस ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ की और उसके बारे में जानना चाहा, और जब पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को थाने में बुलाया और उससे जब इस महिला के बारे में जानकारी ली तो ऑटो ड्राइवर ने जो खुलासा किया वो ये था कि ये महिला बेसिकली एक कॉल गर्ल थी, यानी जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल एक महिला, प्रोस्टिट्यूशन में शामिल एक वुमन। तो इस मामले की पुलिस अब नए सिरे से, या कहिए कि नए आउटलुक के साथ पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि खुद जो ऑटो ड्राइवर था, उसका लिव इन पार्टनर, उसको इस महिला के वेयरअबाउट्स के बारे में नहीं पता था कि महिला आखिरी बार कहाँ गई थी, किससे मिली थी और उसकी मौत कैसे हुई। इसके बारे में ऑटो ड्राइवर पूरी तरह से अनभिज्ञ था।
अनजान था। और ये बात जो है पुलिस की तफ्तीश के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी, लेकिन पुलिस को सच तो पता करना था। अब पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस पर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर अपना पूरा फोकस किया, पूरा जोर दिया। पुलिस जो है दो पहलुओं से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक तो ये जो लाश मिली थी, मरने वाली महिला थी, उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल यानी सीडीआर पुलिस ने निकलवाई और उसकी पुलिस ने जांच करने की शुरुआत की। पुलिस दरअसल ये जानना चाहती थी कि महिला की किस किस से बात होती थी, किससे बहुत ज़्यादा बात होती थी और आखिरी दफ़ा खासकर उस महिला की किस से बात हुई थी, क्योंकि लाश 20 अक्टूबर को मिली थी, तो जाहिर है उससे पहले 19 अक्टूबर को इस महिला की किसी से बात हुई होगी, अगर कत्ल जो है बहुत पहले नहीं हुआ था। तो 19 अक्टूबर को इस महिला की किससे बात हुई थी, पुलिस ये भी पता लगाना चाह रही थी। तो खैर ये एक पहलू था जिसको पुलिस एक्सप्लोर कर रही थी। और दूसरा पहलू जो है वो था सीसीटीवी फुटेज का। पुलिस उस इलाके के तमाम कैमरे, उस रोड के तमाम कैमरों की फुटेज जो है उसकी स्कैनिंग कर रही थी, ताकि वो ये पता लगा पाए कि ये जो महिला है इसकी लाश को वहाँ पर कौन लेकर आया और कैसे लेकर आया। और इन दोनों ही फ्रंट पर पुलिस को अच्छी कामयाबी मिली। कॉल डिटेल से पुलिस को यह पता चला कि इस महिला की 19 तारीख की शाम को यानी 19 अक्टूबर 2021 की शाम को इस महिला की नीरज परमार नाम के एक शख्स से फोन पर आखिरी बातचीत हुई थी। ये एक बड़ा लीड था और अब पुलिस को नीरज परमार तक पहुंचना था। इसी बीच चूंकि पुलिस समानांतर तरीके से हर फ्रंट पे तफ्तीश कर रही थी, तो सीसीटीवी फुटेज के लिए जो एक्सरसाइज चल रही थी उसमें भी पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें पुलिस ने देखा कि दो लोग मिलकर एक महिला को बीच में बिठाकर बाइक पर कहीं लेकर जा रहे हैं, और जिस महिला को बीच में बिठाकर ले जा रहे हैं वो महिला अपने होश में नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में कम से कम कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। बेसिकली पुलिस को यह बात समझते देर नहीं लगी कि इस महिला की हत्या पहले ही की जा चुकी थी और एक शख्स बाइक चला रहा था, पीछे एक महिला बैठी थी और बीच में इस महिला की लाश को उन लोगों ने पकड़ रखा था और पकड़कर कहीं और ले जा रहे थे। शायद लाश निपटाने ले जा रहे हो या जो भी कहानी हो, ये अब तक पुलिस को पता नहीं थी। लेकिन पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज नजर आई, जो दिखाई दी, उसमें दो लोग, एक पुरुष और एक महिला, इस महिला की लाश को बाइक पर ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पुलिस ने जब नीरज परमार को इंटरसेप्ट किया, जब उसे पकड़ा, तो यह कंफर्म हो गया कि उस रोज बाइक चलाकर इस महिला की लाश को ले जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही नीरज परमार है जिस नीरज परमार के साथ इस विक्टिम महिला की यानी कातिलों का शिकार बनी इस महिला की आखिरी बातचीत हुई थी। कहने का मतलब ये कि नीरज से ही आखिरी बातचीत हुई थी और नीरज ही जो है बाइक पर इस महिला की लाश लेकर अपने किसी और फीमेल फ्रेंड के साथ या कंपेनियन के साथ वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने नीरज को पकड़ा और उससे पूछताछ की। तो जब पूछताछ की तो एक बड़ी चौंकाने वाली कहानी सामने आई, जिस कहानी को जानकर, जबकि यह घटना है साल 2021 की, तब पूरा ग्वालियर सन्न रह गया था। और अब जब आप इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। इस कत्ल में सिर्फ नीरज परमार ही इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि उसकी एक गर्लफ्रेंड मीरा राजावत भी इन्वॉल्व थी और साथ ही मीरा का एक भाई जिसका नाम बेटू राजावत है वो भी था, और मीरा की भाभी यानी बेटू राजावत की पत्नी ममता भदौरिया वो भी थी, और एक शख्स और था जिसका नाम है गिरवर यादव। यानी कुल 5 लोग थे जिन 5 लोगों ने मिलकर इस महिला का कत्ल किया था। लेकिन आखिर इस महिला के साथ, एक कॉल गर्ल के साथ, इन 5 लोगों की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने एक कॉल गर्ल की गला घोंटकर हत्या कर दी, और न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि हत्या करने के बाद बाइक पर लाश को कहीं डिस्पोज ऑफ करने यानी ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। तो इसकी जांच पड़ताल अब पुलिस को करनी थी, और यह तभी मुमकिन हो सकता था जब पुलिस एक एक करके इन सारे आरोपियों को या सारे कातिलों को पुलिस गिरफ्तार करे। नीरज तो खैर पुलिस की गिरफ्त में आ ही चुका था। फिर उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मीरा राजावत, उसकी गर्लफ्रेंड मीरा राजावत के भाई बेटू राजावत, उसकी भाभी ममता भदौरिया, इन सबको गिरफ्तार किया। और ये जो 5वां शख्स है गिरवर यादव, इसे पुलिस ने कुछ रोज बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो कहानी कुछ यूं सामने आई। मीरा राजावत जो थी यानी नीरज
परमार की गर्लफ्रेंड, उसका भाई बेटू राजावत और उसकी भाभी ममता भदौरिया। तो बेटू और ममता, इन दोनों की शादी को तकरीबन 18 साल हो गए थे और 18 सालों से इनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी, यानी इन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। बेटू और ममता जो है बहुत डिस्परेट थे, चाहते थे कि घर में किसी बच्चे का जन्म हो, उनका परिवार मुकम्मल हो। तो इस कोशिश में पहले तो वो डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने काफ़ी इलाज कराने की कोशिश की, आयुर्वेद की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन जब हर तरफ से वो निराश हुए, या ये कहें कि सही जगह पर या सही दरवाजे पर वो नहीं पहुंच पाए, तो फिर उन्होंने तांत्रिकों और बाबाओं की मदद लेने का फैसला किया। और इसी क्रम में बेटू राजावत और ममता भदौरिया ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिस तांत्रिक का नाम था गिरवर यादव। गिरवर यादव ने ये कहा कि उनके घर में बच्चे का जन्म होगा, शर्त एक है कि अगर वो कोई नरबली दे। ये अपने आप में बहुत अजीब, बहुत चौंकाने वाली, बहुत दहलाने वाली बात थी। आज के ज़माने में जब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, तब कोई काले जादू का माहिर, कोई तांत्रिक अगर इस तरह की पेशकश या शर्त किसी के सामने रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी हैरानी वाली और कितनी दुखद बात है। और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो लोग ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं अंधश्रद्धा में वशीभूत होकर, वो इन तांत्रिकों की बातों पर आंख मूंद कर यकीन भी करते हैं। तो तांत्रिक गिरवर यादव ने कहा कि नरबली देनी होगी, नरबली दोगे तो हम खास पूजा करेंगे, और उस पूजा के बाद, उस तंत्र मंत्र और उस विधान के बाद तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म होगा। और फिर गिरवर यादव ने इस पति पत्नी को यह भी बताया कि जो नरबली होगी वो शरद पूर्णिमा की रात को ही होगी। शरद पूर्णिमा से ही आप समझ सकते हैं ये फुल मून है, और शरद जो महीना या शरद ऋतु जो होता है, उस समय जो पूर्णिमा की तारीख आती है या पूर्णिमा का दिन आता है, उसी रात को यह हत्या करनी होगी। इस तरह का कंडीशन उस तांत्रिक ने बेटू राजावत और उसकी बीवी ममता भदौरिया के सामने रखी थी। इसके बाद बेटू और ममता ने अपनी तकलीफ या अपना हाले दिल जो है वो अपनी बहन मीरा राजावत से बयान किया। बेटू ने अपनी बहन मीरा को यह बात बताई, और मीरा जो है अपने भैया और भाभी की मदद करना चाहती थी, और वो भी जो है इस आइडिया पर कन्विंस्ड हो गई कि हाँ, किसी की हत्या करने से अगर घर में बच्चे का जन्म होता है तो हत्या कर देनी चाहिए। मीरा की सोच भी देखिए, मीरा न सिर्फ कन्विंस्ड हो गई, बल्कि उसने फिर अपने लिव इन पार्टनर या बॉयफ्रेंड, जो भी आप कहें, नीरज परमार, उसको फिर इस साजिश में शामिल किया। और विडंबना देखिए, या जिसे हम कहते हैं कि आयरनी देखिए, कि नीरज भी इस वियर्ड, इस अजीब से आइडिया को अमल में लाने पर तैयार हो गया। नीरज ने भी कहा कि ठीक है, अगर किसी की हत्या करने से घर में बच्चे का जन्म होता है, तुम्हारे भैया भाभी के घर में किलकारी गूंजती है, तो बिल्कुल हत्या कर देनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। नीरज ने न सिर्फ इसके लिए हामी भरी, बल्कि नीरज ने और मीरा ने मिलकर खुद जो है इस मर्डर को प्लान किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीरज और मीरा लिव इन पार्टनर थे, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन नीरज जो है थोड़ा इधर उधर दूसरे महिलाओं और लड़कियों से भी मिलता जुलता था, और नीरज के बारे में ये हकीकत मीरा को भी पता थी। अब मीरा ने नीरज को इस काम पर लगाया कि तुम किसी को ल्यूर करके, बहला फुसला कर हमारे पास लेकर आओ, जिसकी हम हत्या करें और पकड़े भी न जाए। इसके बाद इन सारे लोगों ने मिलकर प्लानिंग रची, और नीरज ने उस महिला को झांसे में लिया जिस महिला का ये लोग बलि देना चाहते थे, या जिस महिला का ये लोग कत्ल करना चाहते थे। और उसके लिए नीरज ने और इस पूरे परिवार ने चुना एक ऐसी महिला को जो कॉल गर्ल थी। कॉल गर्ल को चुनने के पीछे जो मानसिकता है वो ये थी कि आमतौर पर कॉल गर्ल जो है अपने परिवार से कटी हुई होती है, फैमिली के साथ नहीं रहती। तो ऐसे में अगर किसी कॉल गर्ल को वो किडनैप कर लेंगे या उसका मर्डर भी कर देंगे, तो जब उसका कोई पूछने वाला ही नहीं होगा और जब कोई शिकायत ही नहीं करेगा, तो कत्ल की ये कहानी भी बाहर नहीं आएगी। तो ये उनके दिमाग में साजिश थी या प्लानिंग थी, और इसी साजिश के तहत नीरज ने उस कॉल गर्ल को 19 अक्टूबर को फ़ोन करके अपने पास बुलाया। इसके बाद नीरज ने और मीरा ने, इन दोनों ने मिलकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जोड़ी ने मिलकर उस कॉल गर्ल को अपने घर बुलाया, और शरद पूर्णिमा की रात को उन्होंने उसकी गला घोंटकर अपने घर में हत्या कर दी।
हत्या कर दी, कॉलगर्ल की जान ले ली। अब उस लाश के साथ जो है तांत्रिक को अनुष्ठान करना था और इसकी पूरी तैयारी हो गई थी बेटू राजावत और ममता भदौरिया के घर में, जहां पर तांत्रिक गिरवर यादव भी मौजूद था या फिर उसको बुलाया जाने वाला था। और तैयारी ये थी कि लाश वो लेकर पहुंचेंगे बेटू राजावत के घर, जहां पर तंत्र मंत्र और सारे विधि विधान वो किए जाएंगे। इसी प्लानिंग के तहत इन लोगों ने पहले हत्या की, नीरज और ममता ने, और उसके बाद अपनी बाइक पर डेड बॉडी को, उस कॉलगर्ल की लाश को उन्होंने बीच में रखा और रखने के बाद नीरज बाइक की ड्राइविंग सीट पर बैठा और पीछे उस लाश को पकड़कर बैठी मीरा राजावत। और इसके बाद रात के अंधेरे में ये सड़क से निकल पड़े और निकलकर इनको जाना था बेटू राजावत के घर तंत्र मंत्र और अनुष्ठान और विधि विधान के लिए। लेकिन हुआ ये कि मुरैना रोड से गुजरते हुए जब IIIM के पास ये पहुँचे तो इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कुछ लोग जो है उन तीनों को बड़े गौर से देख रहे हैं। अब इनके मन में तो चोर था, लोग बेशक ये समझ रहे हों कि बीच वाली महिला बेहोश है, कहीं इलाज के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पहले ही कत्ल कर चुके थे और लाश लेकर जा रहे थे तो इनको बड़ी घबराहट सी हुई। और घबराहट होने पर हुआ ये कि बाइक जो है वो डगमगा गई और कुछ ऐसे डगमगा गई कि ये जो कॉलगर्ल की लाश थी वो बीच सड़क पर ही मुरैना रोड पर IIIM कॉलेज के थोड़ी दूर पर सामने गिर गई। गिरने के बाद इनको लगा कि अब तो हम गए, क्योंकि लोगों की नज़र हम लोगों पर है और ये लाश भी गिर गई है। फिर ये वहाँ से फौरन दौड़ गए, फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि तुरंत जो है वो पुलिस को किसी ने जानकारी नहीं दी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा घबरा गए। हो सकता है लोगों ने इनको इस तरह से नोटिस भी ना किया हो, लेकिन जैसा कि होता है आमतौर पर चोरी करने वाला या किसी जुर्म को अंजाम देने वाला आदमी डरा हुआ होता है, तो डर के मारे ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जोड़ी है वो बीच सड़क पर लाश फेंक कर भाग गई और उसके बाद वो अपने अपने ठिकानों पे जाकर छुप गए। उनकी जो प्लानिंग थी तंत्र मंत्र की और तंत्र मंत्र के सहारे घर में बच्चा पैदा करने की या करवाने की, वो प्लानिंग तो खैर बीच में ही रुक गई, जान के लाले पड़ गए। लेकिन इसके कई घंटे गुजरने के बाद जब लोगों ने उस डेड बॉडी को देखा और फिर ग्वालियर पुलिस को इत्तला दी, तो फिर पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर करके जांच आगे बढ़ाई। और जांच आगे बढ़ाने के बाद कैसे कैसे तफ्तीश हुई, कैसे कैसे इन 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। एक और अहम बात जो बताना बाकी है वो ये कि इन लोगों ने एक फिल्म देखी थी मर्डर 2, और उस मर्डर 2 फिल्म को देखकर इनको ये आइडिया आया था कि अगर वो किसी ऐसी लड़की को टारगेट करते हैं जो कॉलगर्ल है और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो है उसकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है या फैमिली में वो नहीं रहती है, तो शायद उनके पकड़े जाने की गुंजाइश नहीं के बराबर हो और वो बच जाएंगे। तो कुछ इसी प्लान के तहत इन लोगों ने इस लड़की को या इस महिला को टारगेट किया था, जिसके बाद उसकी हत्या उन्होंने की। लेकिन तंत्र मंत्र का जो इरादा था, जो प्लान था, वो बीच में ही फेल हो गया और ये 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह से एक बेगुनाह लड़की, जिसका दूर दूर तक न तो नीरज से कोई दुश्मनी थी, न उसकी गर्लफ्रेंड मीरा से, न बेटू से, न ममता से और न ही गिरवर यादव से। कहने का मतलब ये कि 5 कातिल से मरने वाली लड़की की दूर दूर तक कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो ठीक से इनको जानती भी नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी शातिर दिमागी से और गंदे चाल की वजह से एक बेगुनाह लड़की का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद धर लिए गए। तो ये थी कहानी एक कॉलगर्ल के मर्डर की, जिसको मध्य प्रदेश के ग्वालियर की पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से कुछ ही घंटों के अंदर सुलझा ली थी। मुझे पूरा यकीन है कि ये कहानी और ये घटना जो है वो बेहद अफसोसनाक ज़रूर है, दुखद है, लेकिन इस कहानी का खुलासा जिस तरह से पुलिस ने किया, जैसे जैसे ये राज बाहर आया, वो जो है सुनने में या जानने में आपको दिलचस्प ज़रूर लगी होगी। तो खैर फिलहाल इतना ही, लेकिन इस वीडियो को अंत करने से पहले जो हमारा एक रूटीन है जिसके तहत हम आप लोगों के कमेंट और राय पढ़ते हैं, आप लोगों के नाम पढ़ते हैं, तो आइए उसी सिलसिले के तहत जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। और वो वीडियो ये था कि मुंबई में एक महिला का रोड साइड में रेप और मर्डर हुआ था, जिसमें पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन उस शख्स के खिलाफ बहुत एविडेंस नहीं थे। एक कंक्रीट एविडेंस जो है गैट एनालिसिस टेस्ट से जो है वो साबित हुआ, और उस टेस्ट के तहत उस शख्स के चलने फिरने का जो स्टाइल है
उससे आइडेंटिटी उसकी इस्टेब्लिश हुई और उसे फांसी की सज़ा हुई। ये कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो खैर, लेस्ली डेविड हैं, ये जमशेदपुर में कहाँ से हैं मुझसे पूछ रहे हैं। ये बिरसा नगर जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो मैं डेविड साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं जमशेदपुर में बिरसा नगर में जहाँ इनका घर है उनसे बिल्कुल चंद मीटर के फासले पर बारीडी एक जगह है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो खैर, मामूनी बोरगोहा का भी कमेंट है और उन्होंने लिखा है कि सिचुएशन सोसाइटी में बहुत अलार्मिंग है, जिस तरह से अपराध की घटनाएं हो रही हैं, होती हैं। थैंक यू मामूनी, बहुत धन्यवाद आपका ये बात लिखने के लिए, और जो भी कॉम्प्लीमेंट आपने किया है उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत सारे लोगों ने कल की कहानी को लेकर अपनी एक जिज्ञासा जताई थी। उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये तो बता दिया कि एक महिला का रोड साइड में रेप और मर्डर हुआ, कातिल पकड़ा गया, उसे सज़ा हुई फांसी की, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इस मर्डर का एग्जैक्ट मोटिव क्या था। तो शायद मेरे बताने में या एक्सप्लेन करने में कोई कमी रह गई, लेकिन जब आप लोगों ने पूछा है तो मैं आज बता देना चाहता हूँ। देखिए, मर्डर का बेसिकली कोई बहुत स्पेसिफिक मोटिव नहीं था, क्योंकि कोई दुश्मनी नहीं थी। ये जो मोहन चौहान नाम का आदमी पकड़ा गया, जिसे फांसी की सज़ा हुई मुंबई में, वो आदमी जो है वो भी एक वैगाबॉन्ड टाइप का, यानी एक ऐसे ही आवारा टाइप का इंसान था, जो उस इलाके में ही रहा करता था, घूमा करता था। और उसे ये महिला जो है, जो उसी इलाके की रहने वाली थी, साकी नाका की, वो महिला अकेली मिली और एक सॉफ्ट टारगेट नज़र आई। तो ये जो किलर है, इसने उस महिला को पकड़ा और उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। लेकिन कोई भी महिला अगर उसके साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश करता है, वो विरोध तो करेगी ही। तो वो महिला लगातार रेसिस्ट कर रही थी, विरोध कर रही थी, यानी जो सेक्सुअल असल्ट था, यानी रेप करने की जो कोशिश थी, उसे नाकाम करने में वो बड़ी ताकत लगा रही थी। और इसी गुस्से में ये जो आदमी है, जो रेपिस्ट और किलर, जिसे फांसी की सज़ा हुई है, इसने उस महिला की न सिर्फ जान ले ली, बल्कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर भी किया था। तो मोटिव बस इतनी सी थी, इसके पीछे कोई बहुत लंबी कहानी या पुरानी दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं थी। एक रैंडम रेप और मर्डर था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया, और खुलासा करने के बाद उसे फांसी की सज़ा भी हुई। आई होप कि जो हमारे दर्शक जिनको उस स्टोरी को सुनकर थोड़ा अधूरा सा लगा, उनके लिए ये जवाब आई होप कि उनको सेटिस्फाई कर पाएगा। तलत तहरी जी ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाई आपने, दिल दहल गया। बिल्कुल तलत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी महिला के साथ अगर इस तरह की घटना हो, महिला हो या पुरुष हो, अगर उसके साथ कोई इतने ब्रूटल तरीके से पेश आए तो दिल दहलना तो लाजमी है। विनोद बिस्ता जी ने भी कमेंट किया है। इन्होंने लव एंड मोर रिस्पेक्ट टू यू सर, इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। नैना असीम जी ने भी कमेंट किया, योर स्टोरी टेलिंग मेथड इज़ गुड, बट इन दिस स्टोरी यू रिपीटेड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट वर्ड्स। देखिए नैना जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हिंदी में अपनी सारी बातें बताता रहूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो 100% हिंदी नहीं समझते हैं। 100% हिंदी में अगर मैं बात करूं तो शायद सारे लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए कुछ उर्दू के अल्फाज, कुछ उर्दू के लफ्ज़ का भी मैं इस्तेमाल करता हूं, और साथ ही बीच बीच में मैं इंग्लिश का भी सहारा लेता हूं, ताकि ये स्टोरी सबके लिए ऑडिबल हो। तो इसी कोशिश में शायद थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है। आपका जो सुझाव है, मैं उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करता हूं, बल्कि उसे मैं स्वीकार करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से और परफेक्ट और प्रोफिशिएंट तरीके से आप सबके सामने आऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। शेख अजहर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपना कमेंट दिया है, थैंक यू वेरी मच। शहजाद अंसारी साहब ने अपनी बात कही है, और गेट एनालिसिस के बारे में कुछ कमेंट किया है एक हमारे दर्शक ने, और कहा है ड्रंकर्ड इज ब्रॉट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अच्छा, इन्होंने गेट एनालिसिस इज डन व्हेन अ ड्रंकर्ड इज ब्रॉट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द कंफर्मेशन और एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। खैर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने बताया है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। आपका लेकिन नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये जो आपने कमेंट किया है उसमें सिर्फ आईडी आपकी दिख रही है, जो कुछ अल्फा न्यूमेरिक टाइप का है, तो इसलिए मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। शालीन थापा जी ने भी कमेंट किया, उन्होंने लिखा है, सुप्रतिम भाई आपका शो काफ़ी समय से देख रहा हूँ, शम्स भाई की स्टोरीज़ भी काफ़ी देखी है और अब आपकी भी देखता हूँ, दोनों का अपना अलग अलग अंदाज है। उन्होंने बहुत बड़ा
और बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक हेल्दी साइज़ का कमेंट किया है। तो थैंक यू वेरी मच थापा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना वक्त निकाल कर आपने इतनी सारी बातें लिखी हैं। एक और शख्स हैं, इन्होंने ये लिखा है कि हमें वीडियो जो है बहुत छोटा नहीं रखना चाहिए बल्कि लंबा वीडियो ही बनाना चाहिए, और इन्होंने ये कहा है कि नाम कम लीजिए, जय हिंद। तो खैर चलिए, इन्होंने अपना अभी नाम मेंशन नहीं किया है। तो देखिए, ये तो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि कहानी सुनने के बाद आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये जो बातचीत हमारी और आपकी होती है इसमें आपको शामिल होना चाहिए तो आप रुक भी सकते हैं। तो लेकिन अगेन आपके सुझाव के लिए मैं बहुत शुक्रिया आपको कहना चाहूँगा। मरियम मोहम्मद का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। संतोष गुश्ता जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रयाग के नाम से काइडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। फरहाद अली ने कमेंट किया है। देवराज शर्मा सिलीगुड़ी से रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। बहुत सारे आईडीज़ हैं जिनमें नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और अनीसा जमील ने भी कमेंट किया है। इन्होंने कहा है, आदाब सर, आपने क्लियर नहीं किया कि मोहन चौहान ने उस महिला का बॉयफ्रेंड था, हस्बैंड था, या फिर उसका मर्डर उसने क्यों किया। बिल्कुल, आज तो मैंने खैर बातचीत करते हुए ये बात क्लियर कर दी है। आई होप यू वुड बी सेटिस्फाइड। उमा शर्मा जी ने भी कमेंट किया है। उमा शर्मा बेंगलुरु से हैं और कुछ दिन पहले वो बता रही हैं कि कोलकाता भी गई थी, और वो एक और पुरानी स्टोरी का जिक्र करते हुए ये बता रही हैं कि कोलकाता में जाकर उन्होंने जमकर झाल मुढ़ी का लुत्फ उठाया और बेंगलुरु में वो झाल मुढ़ी जो है मिलती नहीं है। तो खैर, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मेरा जन्म भारत भूमि पर हुआ। यहाँ इतने सारे लोग, इतने सारे कल्चर। मैं कहीं भी अगर निकलता हूँ बाहर, चाहे ऑफिस के काम से निकलूँ या अपने पर्सनल ट्रिप में भी जाऊँ, तो मैं उस जगह के जो फूड हैं, उस जगह की जो चीज़ें हैं, उसका मज़ा, उसका स्वाद, उसका जायका लेने की कोशिश करता हूँ और वहाँ के रंग में रंगने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज़ रूटीन लाइफ तो रोज़ चलती ही रहती है। तो मुझे लगता है कि मतलब ऑल्दो इसका इस स्टोरी से और इस कमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कोलकाता और बेंगलुरु के फूड को लेकर कुछ कंपेयर किया तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खलील अहमद जी ने भी कमेंट किया है, लेकिन उन्होंने कुछ उर्दू या फारसी में लिखा है जो विजिबल नहीं है। अच्छा, उन्होंने हेलो लिखा है, ट्रांसलेशन के जरिए मुझे ये बात पता चल गई। ह्यूमैनिटी के नाम से एक आईडी है, थैंक यू वेरी मच। और चंद्रशेखर पात्रा जी ने भी कमेंट किया है। शुभम भट्ट, आरिफ खान बाई ने भी कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीण के बालकृष्ण रोडस के नाम से एक आईडी है और इन्होंने तारीफ़ की है। इन्होंने कहा है, आपकी बोली बकवास है। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि दुनिया में सारे लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, और मैं ये भी मानता हूँ कि मुझ में कुछ कमियाँ होंगी, लेकिन आपके अंदाज़े बयां के लिए भी मैं आपका तारीफ़ करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह से कमेंट करते रहिए। आपकी बातों को भी मैं पॉजिटिवली लेता हूँ और मैं मानता हूँ कि आप मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कड़वा सच के नाम से एक आईडी है। दुर्गा करकी जी ने भी अपनी राय रखी है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। एमी शर्गिल न्यूजीलैंड से हमें देखती हैं, और इन्होंने लिखा है कि वो शम सर के बिग फ़ैन हैं। उन्होंने मेरा भी फ़ैन अपने आप को बताया है, ये आपकी नवाजिश है, थैंक यू वेरी मच। दी मीशा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, और इस तरह से बहुत सारे और दर्शकों ने भी कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट तो मैं एट वन गो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप प्लीज़ ये सिलसिला जारी रखिए, अपनी राय, अपना कमेंट देते रहिए। आज जो कहानी कॉल गर्ल के मर्डर से रिलेटेड मैंने आपको सुनाई, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और ऐसे जो 5 कातिल गिरफ्तार हुए, इनकी जहनियत, इनकी सोच, इनकी साइकी के बारे में प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स, आपकी बातों का इंतज़ार रहता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।